तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है 1992 का, उसके बारे में। तो 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी केस में, जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है, मंडल कमीशन केस। और इसी पर्टिकुलर कमीशन ने इंपोज किया था, लागू किया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी इसी पर्टिकुलर कमीशन ने, मंडल कमीशन ने, मंडल आयोग ने, राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करी थी, सही ठहराया था कि 27% कोटा जो है वो दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस को, राइट। और इन्होंने एक्चुअली 1992 के समय पर ही ये कहा गया था कि 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी कि जो हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, हायर कास्ट में, राइट, जनरल कैटेगरी में जो बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, राइट, तो उनको 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ गवर्नमेंट जॉब में। तो उस समय इस चीज को रद्द कर दिया गया था, राइट, 1992 के समय पर। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। ईडब्ल्यूएस के बारे में जो मुद्दे जो उठना शुरू हो गए थे वो 1990s के समय से भी, इवन उससे पहले ही कई बार कुछ रिपोर्ट्स में उठने शुरू हो गए थे। और 1992 का इंदिरा साहनी केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था कि हायर जो कास्ट हैं तो उनमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं तो उनको रिजर्वेशन अभी नहीं दिया जाए। तो ये 1992 के केस की बात है, राइट। और सेम केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि जो रिजर्वेशन जो होना चाहिए जो बेनिफिशियरीज का, तो वो हमारे इंडियन जो ओवरऑल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरे देश की जितनी जनता है उसमें 50% से ज्यादा जनता को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना है, राइट। यानी कि मैक्सिमम रिजर्वेशन का बेनिफिट जो दिया जा सकता है वो हमारी कंट्री की 50% तक की जनता को दिया जा सकता है। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम केस में 1992 के केस में कही थी। और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट भी यहां पर जो है वो बनना शुरू हो गए। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी बल मिल गया इसी समय, इसी केस के दौरान। और इवन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये लाया गया कि जो रिजर्वेशन जो होगा बैकवर्ड क्लासेस का, तो वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए ही होना चाहिए, प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये चीज इंदिरा साहनी केस के अंदर हमें देखने को मिली। और गाइस सवाल ये उठता है कि 50% ही क्यों? तो उसके पीछे के कारण आप ध्यान से सुनिए। तो भारत में अंतिम बार जातियों की गणना वर्ष 1931 की जनगणना के दौरान की गई थी और इसके आधार पर मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को चिन्हित किया गया था। तो पॉइंट याद रखना कि मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और इस जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जनसंख्या देश में कुल आबादी का 52% थी। तो इसी आधार पर यानी कि देश की आबादी के आधार पर यह रिजर्वेशन को इन्होंने 50% से मार्क कर दिया उस समय के आंकड़ों को अगर देखें हम लोग तो। और हालांकि अदालत ने अपने निर्णय में आरक्षण को उचित ठहराया और कहा कि इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, किंतु फैसला सुनाते समय जनसंख्या से संबंधित सवाल पर विचार नहीं किया गया। तो इसलिए इसको इन जनरल 50% उस समय के हिसाब से फिक्स कर दिया गया कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो होगी या फिर सीलिंग लिमिट जो होगी वो 50% होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि उस समय जो हमारी देश की जो आबादी थी वो बैकवर्ड क्लासेस में 50% हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो उस आधार पर यह चीज कर दी गई। और गाइस एक तमिलनाडु का भी एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु ने क्या किया था कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन लिमिट को इसने बढ़ा दिया था, 69% कर दिया था। तो तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने, तमिलनाडु की विधानसभा ने तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट एक्ट 1993 को पास करके रिजर्वेशन लिमिट को 69% कर दिया। इन्होंने पास किया किस कानून को? तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य सेवाओं में नियुक्ति या पदों का आरक्षण अधिनियम 1993 ये पारित करके तमिलनाडु द्वारा निर्धारित 69% आरक्षण सीमा को बरकरार रखा गया। बाद में सेम इसी कानून को तमिलनाडु के 1994 में 1994 में 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो ये पॉइंट है बेसिक्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी तक इंदिरा साहनी के मामले में क्या चीज हुई, मंडल कमीशन
ने किस प्रकार से ओबीसी और 50% का क्लॉज जो है वो सामने रखा, और किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की सीलिंग को जो है वो 50% किया, तो ये, और तमिलनाडु का एक्सेप्शन। तो ये 4-5 चीजें अभी तक हमने समझी। अब हम समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी कौन से अमेंडमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, जिसमें इंदिरा साहनी का जो मामला जो था, तो आप जानते हैं गाइस, इंदिरा साहनी के मामले में सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स पर ही रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, प्रमोशंस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन था। बट बाद में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाकर, संशोधन करके संविधान का आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया, जिसमें इन्होंने पावर दी स्टेट को कि स्टेट जो है वो SC ST एम्प्लॉइज जो हैं, तो उनके प्रमोशन में भी, यानी कि उनको प्रमोट करने के लिए भी रिजर्वेशन ला सकती है, अगर उनको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। मतलब जैसे कि कोई राज्य है, उस राज्य में जैसे कि अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर SC ST के रिजर्वेशन चाहिए, यानी या फिर आप कह सकते हैं कि SC ST के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए प्रमोशन चाहिए होता है, राइट? प्रमोशन के माध्यम से उस पोस्ट पर जो है वो पहुंचा जा सकता है, बट अभी वो पोस्ट जो है वो खाली है, वहां पर कोई भी SC ST का रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो पदे जो है वो पर्याप्त, उसके अंदर हम लोग को प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो स्टेट प्रोविजंस लाकर प्रमोशन पर भी रिजर्वेशन जो है वो कर सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज लाई गई थी 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत। फिर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 का हमें देखने को मिला, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 16(4)B को, और इसने कहा कि जो भी अनफिल्ड SC ST कोटा है, मतलब कि SC ST कोटा जो कि अभी तक भरा नहीं है, जिसकी रिक्ति है, यानी कि अनफिल्ड है, वेकेंट है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, एंड उसे सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, उसे उस साल की रेगुलर वैकेंसी के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रखी जाए कि 50% से ज्यादा की सीलिंग लिमिट जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो सीलिंग लिमिट है 50% की रिजर्वेशन के अंदर, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि जो पिछले साल की जैसे वैकेंसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पिछले साल की 5 सीट जो है वो SC ST के लिए वेकेंट थी, राइट? अब इस साल जो है वो 10 सीट का जो है वो हो रहा है चुनाव जो है वो, या फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 सीटों के लिए जो है वो वैकेंसी निकली है, राइट? रिक्तियां हैं। तो पिछले साल की 5 सीट और इस साल की 10 सीट, तो ऐसे करके 15 सीट हो जाएंगी, राइट? तो कह रहे हैं कि आप 15 सीट के लिए कर सकते हो, बट 5 सीटों को अलग ही रखो, रिजर्व कैटेगरी में रखो, इसको क्लब नहीं करना है, विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, नॉट क्लब्ड विद द रेगुलर वैकेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। बट ये चीज ध्यान में रखना है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा का जो है वो नहीं प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये चीज जो है उन्होंने सन 2000 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करी थी। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 का हमें देखने को मिला था। इन्होंने ये चीज बोली थी कि प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन जो होगा वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के ऊपर आधारित होगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, जो कि SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इस पर्टिकुलर जो चेंजेस जो ये लेकर आए थे, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेकर आए, जो कि 1995 से लागू होगा। ये बताया कि 1995 के बाद से जितने भी SC और ST एम्प्लॉइज जो हैं, राइट, तो उनका सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज जो है वो इन्होंने यहां पर मेंशन कर दी थी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराना है, राइट? तो ये चीज है जिसके बारे में आप आइडिया रखिए। और आर्टिकल 335 जो है वो किस चीज की बात करता है? अनुच्छेद 335। तो सिंपल शब्दों में इस चीज को समझो कि अनुच्छेद 335 बस सिंपल सी ये बात करता है कि अगर कोई स्टेट या यूनियन अगर SC और ST के रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इनकी सर्विसेज या इनकी पोस्ट को जो है वो अगर निकाल रही है, इस पर विचार कर रही है रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सुनिश्चित करे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की इसका कोई भी इंपैक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब नेगेटिव इंपैक्ट की यहां पर बात की जा रही है कि मतलब अगर आप रिजर्वेशन को इंक्लूड कर रहे हो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट तरीके से चलना चाहिए, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पर, राइट, किसी भी प्रकार से। तो इसकी बात आर्टिकल 335 करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
राइट। और बाकी अभी यूपीएससी वाला जो मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चल रहा है, तो इस पर, क्योंकि ये टॉपिक जो आया था वो यूपीएससी के मामले से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था, रिजर्वेशन के मामले से रिलेटेड, तो इस पर अगर कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट ने अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर एक जो है वो पिटीशन फाइल करके कहा है कि अभी रिसेंटली जो रिजल्ट निकला है 2021 में, फाइनल रिजल्ट 2020 का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का फाइनल रिजल्ट जो है, तो उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वो 50% की जो रिजर्वेशन सीलिंग जो है उसका उल्लंघन करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।